आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो स्टडी R+ टीम के कुछ बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। हाँ, और ये नोट्स मुख्य रूप से जो हमारी शिक्षण परीक्षाएं होती हैं, जैसे CTET और UPTET 2026 के लिए डिजाइन किए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन आज हमारा उद्देश्य सिर्फ परीक्षा के किसी सिलेबस को खंगालना नहीं है। हम इन शोध आधारित नोट्स का इस्तेमाल एक चश्मे की तरह करेंगे, जिससे हम मानव मस्तिष्क की उस गहरी और उस अदृश्य कार्यप्रणाली को समझ सकें। सही बात है। हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि अधिगम यानी लर्निंग वास्तव में क्या है, और सबसे जरूरी बात, वो कौन सी मनोवैज्ञानिक शक्ति है जो बार बार विफल होने के बावजूद इंसान को फिर से कोशिश करने के लिए धकेलती है। मुझे लगता है उन नोट्स की शुरुआत में ही एक बहुत खूबसूरत विचार दिया गया है जो इस पूरी प्रक्रिया का सारांश है। उसमें लिखा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और अभिप्रेरणा ही वो ऊर्जा है जो हमें रुकने नहीं देती। वाकई ये बहुत ही गहरी बात है। हाँ, सुनने में ये किसी दार्शनिक विचार जैसा लग सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक सत्य है। तो चलिए इस वैज्ञानिक सत्य की परतों को थोड़ा खोलते हैं। उस उद्धरण में सीखने का जिक्र है। अब अगर मैं किसी किताब के पन्नों को शब्दशः याद कर लूं और परीक्षा में उसे वैसे का वैसा लिखाऊं, तो आम भाषा में लोग कहेंगे कि मैंने बहुत अच्छा सीखा है। हाँ, लोग ऐसा ही मानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मनोविज्ञान की दुनिया में सिर्फ रट लेने की इस प्रक्रिया को इतनी आसानी से अधिगम का नाम नहीं दिया जाता होगा, है ना? एकदम सही कह रहे हैं आप। मनोविज्ञान में किसी जानकारी का सिर्फ आपके दिमाग में दर्ज हो जाना अधिगम नहीं है। नोट्स में अधिगम की जो तकनीकी व्याख्या दी गई है वो बहुत स्पष्ट है। तो वो व्याख्या क्या कहती है? वो इसे अनुभव और अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में आने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन मानती है। मतलब रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ये शब्द काफी भारी है। हाँ, और ये अपेक्षाकृत स्थायी शब्द ही यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक किसी अनुभव या जानकारी के कारण आपके व्यवहार में, आपके निर्णय लेने के तरीके में कोई ऐसा बदलाव ना आए जो लंबे समय तक टिका रहे, तब तक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कोई लर्निंग नहीं हुई है। इसका मतलब है कि बदलाव केवल सतह पर नहीं होना चाहिए, उसे हमारे स्वभाव की गहराई में उतरना होगा। मैंने स्रोत में देखा कि B.F. स्किनर की एक परिभाषा दी गई है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। बिल्कुल, स्किनर का ये सिद्धांत बहुत मशहूर है। अगर मैं इसे डिकोड करने की कोशिश करूं, तो सामंजस्य या एडेप्टेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाए। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी नए शहर में रहने जाता है, तो वो पहले दिन ही वहां का लोकल नहीं बन जाता। हाँ, उसे समय लगता है। वह धीरे धीरे रास्तों को समझता है, वहाँ के मौसम के हिसाब से कपड़े पहनना शुरू करता है, और एक दिन वो पूरी तरह से वहाँ ढल जाता है। ये एक बहुत ही सटीक तरीका है इसे समझने का, और वुडवर्थ की परिभाषा भी इसी बात को आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखना है। नवीन प्रतिक्रिया मतलब नए तरीके से रिएक्ट करना? हाँ, जब तक आप किसी नई परिस्थिति के प्रति एक नई और बेहतर प्रतिक्रिया नहीं देते, तब तक सामंजस्य नहीं बैठता। और जैसा कि आपने शुरुआत में उस बच्चे और गर्म बर्तन का उदाहरण दिया था। हाँ, वो बच्चा दोबारा उस बर्तन को नहीं छूता। बिल्कुल, वो अनुभव द्वारा व्यवहार में आया एक स्थायी बदलाव है। उसने सक्रिय रूप से यह जान लिया कि आग से दूरी बनानी है। लेकिन यहाँ मुझे एक अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। मान लीजिए मैंने रात भर काम करने के लिए बहुत ज्यादा कॉफी पी ली है, या बहुत सारा कैफीन ले लिया है। अच्छा, फिर क्या हुआ? या मान लीजिए मैं लगातार 3 दिन से ठीक से सोया नहीं हूँ। अब इस वजह से मेरे व्यवहार में एक बहुत ही स्पष्ट बदलाव आ जाता है। मैं बात बात पर चिढ़ने लगता हूँ, मेरी एकाग्रता खत्म हो जाती है। ये भी तो व्यवहार में आया एक बदलाव ही है। तो क्या मनोविज्ञान इस बदलाव को भी अधिगम की श्रेणी में रखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान की नज़र में यह अधिगम नहीं है, और इसका कारण उस बदलाव की जो प्रकृति है उसमें छिपा है। अच्छा, तो प्रकृति में क्या अंतर है? स्रोतों में बहुत ही स्पष्ट रूप से इस भ्रांति को दूर किया गया है कि थकान, बीमारी या किसी नशीले पदार्थ के कारण किसी के व्यवहार में आया बदलाव अधिगम नहीं कहलाता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बदलाव शरीर के रासायनिक या शारीरिक स्थिति में बस एक अस्थायी असंतुलन का परिणाम है, परमानेंट नहीं है ये।
मतलब जैसे ही शरीर का वह असंतुलन ठीक होगा, व्यवहार वापस अपने पुराने ढर्रे पर आ जाएगा। उते ही या बुखार उतरते ही आपका वो चिड़चिड़ापन एकदम गायब हो जाएगा। अधिगम के लिए न्यूरल पाथवेज में बदलाव होना जरूरी है, जो केवल सक्रिय अनुभव या अभ्यास से ही आता है। हाँ, समझ गया। इसलिए अधिगम की विशेषताओं में खास तौर पर बताया गया है कि ये एक सतत, सार्वभौमिक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है और इसके पीछे हमेशा कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है। अब अगर ये मान लिया जाए कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो न्यूरल स्तर पर लगातार बदलाव करती है, तो ये बहुत स्पष्ट है कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक ऊर्जा लगती होगी। हाँ, बहुत ऊर्जा खर्च होती है। और अगर ऊर्जा खर्च हो रही है तो ये गति हमेशा एक समान तो नहीं रह सकती है ना। कोई भी इंजन लगातार अपनी अधिकतम स्पीड पर तो नहीं चल सकता। सही कहा आपने। और यहीं से मनोविज्ञान में अधिगम वक्र यानी लर्निंग कर्व्स की अवधारणा जन्म लेती है। लर्निंग कर्व्स, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में। जब हम किसी व्यक्ति के सीखने की इस असमान गति को एक ग्राफ पर समय के साथ दर्शाते हैं, तो हमें अलग-अलग प्रकार के वक्र मिलते हैं। स्रोत 4 मुख्य वक्रों की बात करता है। तो पहला वक्र कौन सा है? पहला है सरल रेखीय वक्र। इसमें यह दिखाया जाता है कि सीखने की गति हमेशा एक समान रहती है, जो कि व्यावहारिक रूप से एकदम असंभव है। हाँ, इंसान कोई मशीन थोड़ी है जो एक ही स्पीड में सीखता रहे। बिल्कुल। मुझे लगता है व्यावहारिक जिंदगी में जो वक्र सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र है। हाँ, वो बहुत आम है। इसमें होता यह है कि शुरुआत में हमारी गति बहुत तेज होती है, लेकिन समय के साथ वो धीमी पड़ने लगती है। जैसे अगर मैं इसे किसी उदाहरण से समझूं, तो परीक्षा से ठीक एक रात पहले छात्र जिस गति से सिलेबस खत्म करते हैं वो एकदम चरम पर होती है। रात भर में पूरी किताब पढ़ डालते हैं। एकदम सही। लेकिन जैसी ही परीक्षा खत्म होती है, अगले दिन कोई किताब खोलकर भी नहीं देखता। सीखने की गति अचानक शून्य की तरफ गिर जाती है। इसके ठीक विपरीत एक और वक्र होता है, जिसे नतोदर या सकारात्मक वक्र कहते हैं। यहाँ शुरुआत बहुत धीमी होती है और फिर गति तेज हो जाती है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? जैसे जब कोई वयस्क एक नई भाषा सीखना शुरू करता है या कोई नया वाद्य यंत्र जैसे गिटार बजाना सीखता है। हाँ, गिटार सीखना तो बहुत मुश्किल लगता है शुरू में। बिल्कुल। शुरुआती हफ्ते बहुत संघर्षपूर्ण होते हैं। उंगलियों को तारों की आदत नहीं होती, दिमाग को नए ग्रामर के नियम समझ नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे कोई प्रगति ही नहीं हो रही है। सब कुछ ना के बराबर लगता है। हाँ, लेकिन एक बार जब बुनियादी समझ या मसल मेमोरी बन जाती है, तो फिर सीखने की गति अचानक बहुत तेज हो जाती है। वाकई। और मुझे लगता है कि असल जिंदगी की जो पूरी यात्रा है वो शायद इन दोनों का मिश्रण ही होती है, जिसे स्रोत में एस आकार का मिश्रित वक्र कहा गया है। हाँ, एस शेप्ड कर्व। इसमें तेज और धीमी गति के दौर लगातार आते जाते रहते हैं। लेकिन इन वक्रों के बीच एक ऐसी स्थिति आती है जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा परेशान करने वाली होती है। मतलब मान लीजिए मैं एक बहुत ही जटिल विषय पर लगातार 4 घंटे से शोध कर रहा हूँ। पहले 2 घंटे सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ रहा था, ग्राफ एकदम ऊपर जा रहा था। लेकिन चौथे घंटे तक पहुंचते पहुंचते ऐसा महसूस होता है जैसे दिमाग की कोई क्षमता ही खत्म हो गई हो। दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है ना? एकदम सुन। मैं पन्ने पलट रहा हूँ, शब्द आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी जानकारी रजिस्टर ही नहीं हो रही है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग एक बंद कमरे में बदल गया है, जिसमें अब कोई नई चीज घुस ही नहीं सकती। क्या मनोविज्ञान में इस अजीब सी स्थिति को कोई नाम दिया गया है? हाँ, इस स्थिति को मनोविज्ञान में अधिगम का पठार या लर्निंग प्लेटो कहा जाता है। लर्निंग प्लेटो। अगर हम इसे ग्राफ के नजरिए से देखें, तो ये वो समय है जब ऊपर जाती हुई रेखा अचानक एकदम सपाट हो जाती है। आपकी प्रगति शून्य हो जाती है। ये पठार अनुभव करने में ना बिल्कुल किसी फेलियर या विफलता जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि बस अब मेरे सीखने की क्षमता अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुकी है और मैं इससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकता। देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि पठार का मतलब है सीखना रुक जाना या आप विफल हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो असल में क्या हो रहा होता है दिमाग में? अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझें, तो ये असल में मस्तिष्क का एक सुरक्षा कवच है। नोट्स में इसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं: थकान, रुचि की कमी और पुरानी और नई आदतों का टकराव। इन तीनों में से थकान और रुचि की कमी तो समझ में आती है, वो तो लॉजिकल है। लेकिन ये पुरानी और नई आदतों का टकराव क्या चीज है? ये दिमाग को कैसे रोक देता है? मैं समझाती हूँ। जब आप किसी काम को करने का एक नया तरीका सीखते हैं, तो आपका दिमाग आपकी पुरानी न्यूरल वायरिंग को तोड़ने और नई वायरिंग बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा, मतलब रिवायरिंग चल रही होती है। हाँ,
और इसमें एक जबरदस्त मानसिक घर्षण या फ्रिक्शन पैदा होता है। हाँ, दिमाग दोनों तरीकों के बीच में उलझ जाता है और भारी तौर पर ऐसा लगता है कि आपकी प्रगति पूरी तरह से रुक गई है। ओह, तो ये कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल नहीं। पठार दरअसल मस्तिष्क का वो अलार्म सिस्टम है जो आपको ये संकेत दे रहा है कि भाई अब मुझे इस नई जानकारी को प्रोसेस करने और उसे व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। यानी ये कोई पक्की दीवार नहीं है जिससे हम टकरा गए हैं। बल्कि एक तरह का सिस्टम अपडेट है जो बैकग्राउंड में चल रहा है, जैसे फोन में होता है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। ये बिल्कुल एक सिस्टम अपडेट ही है। इस दौरान अगर आप जबरदस्ती और जानकारी थोपने की कोशिश करेंगे तो वो सब व्यर्थ जाएगी। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? इसके बजाय एक छोटा सा ब्रेक लेना, थोड़ा माहौल बदलना इस पठार को बहुत आसानी से तोड़ सकता है। ये जानकर सच में बहुत राहत मिली। लेकिन यहाँ से एक और सवाल उठता है। पूछिए। जब इंसान इस पठार पर फंसा होता है, जब उसे भयंकर थकान महसूस हो रही होती है और कोई प्रगति रुकी हुई दिखती है, तो उस ब्रेक के बाद वो कौन सी चीज है जो उसे वापस उस काम पे लाती है? ये बहुत अहम सवाल है। मतलब थकान के आगे घुटने टेक देने के बजाय वो क्या है जो इंसान को दोबारा उस मुश्किल प्रक्रिया में धकेलता है कि नहीं, मुझे और सीखना है? और यहीं पर हम मानव व्यवहार के सबसे शक्तिशाली इंजन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिसे अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा। हाँ, ये वो अदृश्य शक्ति है जो उस पठार को तोड़कर सीखने की प्रक्रिया को फिर से गति देती है। स्रोत में इसके शाब्दिक अर्थ पर बहुत जोर दिया गया है कि ये लैटिन भाषा के शब्द मूवेरे से बना है, जिसका अर्थ ही होता है गति देना, यानी टू मूव। अच्छा, तो अभिप्रेरणा कोई सिर्फ भावना नहीं है, ये एक तरह की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी है। एकदम। मैंने स्रोत में बीएफ स्किनर का एक कथन पढ़ा जो बहुत प्रमुखता से दिया गया है। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यानी सुपर हाईवे टू लर्निंग। स्किनर का ये गोल्डन रूल है। अगर मैं इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करूं, हम्म तो बिना अभिप्रेरणा के सीखना हम्म कुछ ऐसा है जैसे आप किसी टूटी फूटी कीचड़ से भरी सड़क पर साइकिल चला रहे हो। हाँ, बहुत मेहनत लगेगी। बिल्कुल, आप आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन हर कदम पर इतना संघर्ष होगा कि आप जल्दी ही हार मान लेंगे। लेकिन अभिप्रेरणा मिलते ही आप जैसे एकदम चिकने सुपर हाईवे पर आ जाते हैं, वाह। जहां वही साइकिल बहुत कम ऊर्जा के साथ कई गुना तेजी से दौड़ने लगती है। वाकई बहुत ही सटीक सादृश्य है ये। और एक बात और, अभिप्रेरणा केवल किसी काम की शुरुआत करने के बारे में नहीं है। गुड की एक परिभाषा स्रोत में दी गई है जो इस बात को बहुत स्पष्ट करती है। वो क्या है? वो कहती है कि ये किसी कार्य को आरंभ करने, उसे जारी रखने और नियमित करने की पूरी प्रक्रिया है। देखिए, किसी भी काम को जोश जोश में शुरू कर देना बहुत आसान है। हाँ, शुरू तो सब कर लेते हैं। लेकिन जब वो पठार आता है ना, तो उसे जारी रखना ही असली चुनौती होती है। सही कहा। अब यहाँ अभिप्रेरणा के प्रकारों की बात भी आती है। मैंने नोट्स में देखा कि 2 प्रकार बताए गए हैं, आंतरिक जिसे सकारात्मक कहते हैं और बाह्य जो नकारात्मक है। हाँ, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। नोट्स में आंतरिक अभिप्रेरणा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा वो है जब कोई व्यक्ति काम को सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे वो काम करने में मजा आता है, आनंद आता है। जैसे किसी को सुकून के लिए पेंटिंग करना पसंद हो। हाँ, लेकिन अगर हम व्यावहारिक दुनिया की बात करें, हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था तो बाह्य अभिप्रेरणा पर टिकी हुई है। कैसे भला? अरे जैसे बच्चों को होमवर्क करने के लिए टॉफी या अच्छे ग्रेड्स का लालच दिया जाता है। कर्मचारी भी तो साल के अंत में मिलने वाले बोनस के लिए काम करते हैं। तो क्या बाह्य इनाम देना या टॉफी देना सच में एक गलत तरीका है? बाह्य अभिप्रेरणा पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन उसकी अपनी कुछ बहुत ही गंभीर सीमाएं हैं। अगर हम इसे एक बहुत ही आसान सादृश्य से समझें, तो बाह्य अभिप्रेरणा एक जीपीएस की तरह काम करती है। जीपीएस की तरह? वो कैसे? हाँ, ये आपको बताती है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, लेकिन जैसे ही सिग्नल गायब होता है, मतलब इनाम या दंड का डर हटता है, तो आप तुरंत रास्ता भटक जाते हैं। बच्चा तभी तक पढ़ेगा जब तक उसे टॉफी मिलेगी। हाँ, टॉफी बंद तो पढ़ाई बंद। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, वो एक कंपास की तरह है, दिशा सूचक यंत्र। दिलचस्प है। ये आपके भीतर से काम करती है। अगर बाहर कोई दिशा दिखाने वाला न भी हो, तो भी आपका अंदरूनी कंपास आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। इसीलिए सीटीईटी और शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से लंबे समय तक चलने वाले अधिगम के लिए हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यार, ये कंपास और जीपीएस का सादृश्य तो बहुत ही शानदार है। लेकिन
एक कंपास अपने आप तो दिशा नहीं दिखाता ना, उसके पीछे पृथ्वी का चुंबकीय बल काम करता है। हाँ, विज्ञान तो यही कहता है। उसी तरह ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, ये हमारे भीतर पैदा कैसे होती है? मतलब ये कोई जादू तो है नहीं। मनोविज्ञान इस अदृश्य चुंबकीय बल को आखिर समझाता कैसे है? इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए स्रोत हमें अभिप्रेरणा के एक वैज्ञानिक चक्र की ओर ले जाता है, जिसे मोटिवेशन साइकिल कहते हैं। तो ये साइकिल काम कैसे करती है? इसे याद रखने के लिए नोट्स में NDIAG का एक्रोनिम दिया गया है। ये चक्र बताता है कि अभिप्रेरणा की शुरुआत कभी भी जीरो से नहीं होती, बल्कि किसी कमी से होती है। कमी से? हाँ, चक्र का जो पहला चरण है वो है N यानी नीड या आवश्यकता। हमारे शरीर या जीवन में जब किसी चीज की कमी महसूस होती है, जैसे भोजन की कमी से हमें भूख लगती है। ठीक है, भूख लग गई, लेकिन सिर्फ भूख लगने भर से तो कोई व्यक्ति काम नहीं करने लगता। बिस्तर पे पड़े पड़े भी तो भूख लगती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चक्र का दूसरा चरण आता है D यानी ड्राइव, जिसे हिंदी में चालक कहते हैं। देखिए, भूख कोई शांत रहने वाला अनुभव तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, पेट में चूहे कूदते हैं। हाँ, ये शरीर में एक तनाव पैदा करती है। दिमाग पेट से आने वाले सिग्नल्स के कारण लगातार एक बेचैनी महसूस करता है, और यही तनाव आपका चालक है। फिर ये तनाव शायद A यानी अराउजल या उत्तेजना में बदल जाता है। एकदम सही पकड़े हैं आप। अगर हम इसे शारीरिक स्तर पर देखें तो इस स्थिति में आप किसी किताब पर तो ध्यान केंद्रित कर ही नहीं सकते, आप सो भी नहीं सकते। आपका पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बस एक ही चीज पर फोकस हो जाता है, खाने पर। हाँ, ये उत्तेजना इतनी असहज होती है कि ये आपको अपनी जगह से उठने पर मजबूर कर ही देती है। बिल्कुल, और यही बेचैनी आपको G की ओर धकेलती है, यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। मतलब अब काम शुरू होगा। हाँ, अब आपकी सारी ऊर्जा, आपका सारा ध्यान केवल भोजन खोजने में लग जाता है। आप रसोई की ओर जाते हैं या फोन उठाकर खाना ऑर्डर करते हैं। ये कोई रैंडम या यादृच्छिक काम नहीं है, ये पूरी तरह से आपके लक्ष्य पर केंद्रित है। और इसके बाद तो जाहिर है A आता होगा, यानी अचीवमेंट या उपलब्धि। खाना मिल गया और लक्ष्य पूरा हो गया। हाँ, और फिर आता है अंतिम A यानी मतलब रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी उत्तेजना में कमी। जैसे ही खाना पेट में जाता है तो दिमाग में वो जो भयंकर तनाव और बेचैनी चल रही थी वो शांत हो जाती है। हमारा पूरा सिस्टम वापस अपने सामान्य स्तर पर आ जाता है। बिल्कुल सही। और ये चक्र हमारे जीवन में लगातार चलता ही रहता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है। क्या ये चक्र सिर्फ भूख और प्यास जैसी बुनियादी शारीरिक जरूरतों पर ही लागू होता है, या ज्ञान प्राप्त करने जैसी जो उच्च मानसिक जरूरतें हैं उन पर भी लागू होता है? और इसी अहम सवाल का जवाब हमें अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ नीड्स में मिलता है, जिसका उल्लेख इन नोट्स में बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया है। हाँ, मैस्लो का पिरामिड। मैस्लो ने हमारी इंसान की सारी जरूरतों को एक पिरामिड के रूप में 5 स्तरों में बांटा है, और ये सिद्धांत मनोविज्ञान के सबसे बुनियादी स्तंभों में से एक माना जाता है। तो ये पिरामिड शुरू कहाँ से होता है? पिरामिड के सबसे निचले और सबसे चौड़े हिस्से में शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे रोटी, कपड़ा, पानी, नींद, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हाँ, और जब ये पूरी हो जाती हैं तभी इंसान दूसरे स्तर की तरफ बढ़ता है, जो है सुरक्षा या सेफ्टी नीड्स, जैसे अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा, एक अच्छी नौकरी की सुरक्षा। फिर तीसरे स्तर पर आती हैं सामाजिक आवश्यकताएं, यानी सोशल नीड्स, जहां इंसान परिवार, दोस्तों का प्यार और समाज से जुड़ाव खोजता है। बिल्कुल। और चौथे स्तर पर है सम्मान या एस्टीम नीड्स, मतलब समाज में एक पहचान, रुतबा और खुद की नजरों में सम्मान। और सबसे ऊपर पिरामिड की एकदम चोटी पर है आत्मसिद्धि या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मेरे ख्याल से वो स्तर है यहाँ इंसान खुद से ये सवाल पूछता है कि मैं असल में क्या हूँ, मेरी सबसे उच्च क्षमता क्या है। हाँ, ये सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं रह जाती, ये जीवन के गहरे अर्थ की खोज बन जाती है। लेकिन मैस्लो के इस पूरे पिरामिड का मुख्य तर्क क्या है? उनका मुख्य तर्क ये है कि इंसान इस पिरामिड में हमेशा नीचे से ऊपर की ओर यात्रा करता है। आप निचली सीढ़ियों को छोड़कर सीधे छलांग लगाकर चोटी पर नहीं पहुंच सकते। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम इसे अधिगम और शिक्षा की अपनी असली दुनिया से जोड़ें तो इसके परिणाम तो बहुत गहरे हैं। बहुत गहरे हैं, वाकई। मान लीजिए एक छात्र है जिसे पिछले 2 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला है, या फिर वो किसी ऐसे घर से आता है जहां रोज लड़ाई झगड़े होते हैं और वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता।
मतलब उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। हाँ, तो क्या हम उससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो स्कूल आकर आत्मसिद्धि के स्तर की बातें सोचेगा या किसी बहुत ही जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत में गहराई से रुचि लेगा? जैविक और मनोवैज्ञानिक रूप से यह एकदम असंभव है। जब किसी बच्चे की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो उसके मस्तिष्क का जो सर्वाइवल मोड है वही हमेशा हावी रहता है। दिमाग सिर्फ खतरे के बारे में सोचता है। बिल्कुल। उसके शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर इतना अधिक होता है कि उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के लिए, यानी कुछ नया और जटिल सीखने के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं है। ओह, ये तो बहुत दुखद है। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में यह कहा जाता है कि केवल सिलेबस या पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चे की शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करना अधिगम की पहली और सबसे अनिवार्य शर्त है। अगर हम अपनी इस पूरी चर्चा के तारों को एक साथ जोड़ें तो ये बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि अधिगम और अभिप्रेरणा कोई दो अलग-अलग डिब्बे नहीं हैं। एक सादृश्य जो अक्सर इसके लिए इस्तेमाल होता है कि आप किसी घोड़े को खींचकर पानी के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे जबरदस्ती पानी पिला नहीं सकते। हाँ, घोड़े को प्यास लगनी जरूरी है। बिल्कुल, पानी पीने के लिए प्यास का होना जरूरी है। यहाँ पानी हमारा अधिगम है और प्यास हमारी अभिप्रेरणा। लेकिन अगर हम इसे और भी वैज्ञानिक ढंग से समझें, जैसा कि स्टडी R+ के उन द्विभाषी नोट्स में एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में समझाया गया है। हाँ, रसायन विज्ञान में उत्प्रेरक वो पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया का हिस्सा बने बिना ही उसकी गति को कई गुना बढ़ा देता है। और अभिप्रेरणा भी यही करती है। बिल्कुल। अभिप्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया में वो रासायनिक चिंगारी है जो आपके फोकस और आपकी ऊर्जा को उन स्तरों तक ले जाती है जहां एक सामान्य अवस्था में पहुंचना एकदम नामुमकिन लगता है। यार, इन नोट्स की गहराई सच में सराहनीय है। जिस तरह से उन्होंने इन जटिल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पूर्व वर्षों के प्रश्नों के विश्लेषण के साथ जोड़कर एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जिसका लक्ष्य CTET में 130+ का स्कोर हासिल करना है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ रटाने पर जोर नहीं दे रहे। हाँ, वे रटने की विद्या पर नहीं बल्कि मस्तिष्क के काम करने के वास्तविक तरीके पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और जब आप एक बार ये समझ लेते हैं कि आपके सीखने में पठार कब आएगा, अभिप्रेरणा का चक्र कैसे काम करता है और मैस्लो के पदानुक्रम में आप या आपके छात्र असल में कहाँ खड़े हैं, तो अधिगम की प्रक्रिया एक थका देने वाले संघर्ष के बजाय एक बहुत ही स्वाभाविक प्रवाह बन जाती है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। आप किस बारे में सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि अगर मैस्लो के पिरामिड को हम आज के समाज के चश्मे से देखें, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारी वर्तमान जीवन शैली, हमारे रोज सुबह उठकर काम पर जाने की भागदौड़ भरी दिनचर्या, क्या ये सच में हमें आत्मसिद्धि की ओर ले जा रही है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर हम जाने अनजाने में बस उस पिरामिड के दूसरे स्तर पर ही फंस कर रह गए हैं, केवल अपनी नौकरी बचाने, EMI चुकाने और एक स्वास्थ्य बीमा बनाए रखने की जो सुरक्षा या सेफ्टी नीड है, क्या हम बस वहीं उलझे हुए हैं? ज्यादातर लोग तो शायद वहीं उलझे हैं। क्या हमारी अधिगम और अभिप्रेरणा की सारी ऊर्जा केवल अपना अस्तित्व बचाए रखने में ही खर्च हो रही है, या हम वास्तव में उस उच्चतम क्षमता को खोजने के लिए प्रेरित हैं जिसके लिए ये अद्भुत मानव मस्तिष्क बना है? वाकई सोचने वाली बात है। इस पूरी यात्रा के अंत में ये विचार अपने आप में एक नई खोज का रास्ता खोलता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक बेहतरीन विषय है। इस विस्तृत चर्चा में इतनी गहराई तक साथ चलने और इन कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया। धन्यवाद।